नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम में कई बार आता है, ठीक है, और बहुत इजी भी है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। चाहे आपको ये क्वेश्चन ऑप्शन में मिल सकता है या कंपलसरी में मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है और ये क्वेश्चन आता भी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप इस सारी बातें नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। चलिए पढ़ते हैं कि राज्य क्या है। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो शासन के एक यानी जो शासन सरकार के अधीन हो। जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज्य कहते हैं। जैसे हमारे देश में एक केंद्र सरकार होती है और कई सारे प्रदेश होते हैं जिनको हम राज्य बोलते हैं, और कुछ केंद्र प्रशासित देश होते हैं, ठीक है। तो ये राज्य की डेफिनेशन हो गई कि राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो शासन यानी कि सरकार के अधीन हो। जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज्य कहते हैं, ठीक है। ओके, ये कुछ हमारे विचारक हैं जिन्होंने राज्य के प्रति डेफिनेशंस दी है। ओके, इन्होंने 16वीं शताब्दी में डेफिनेशन दी है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में राज्य की परिभाषा ऐसी सत्ता के रूप में दी जो मनुष्य के ऊपर शक्ति यानी कि पावर का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक सरकार होती है, एक समुदाय, कुछ भी कह सकते हो, एक सत्ता है, चाहे वो तानाशाही भी हो सकती है, लोकतांत्रिक भी हो सकती है, राजतंत्र भी हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है। वो अन्य मनुष्यों पर क्या करती है, पावर का यूज़ करती है, ठीक है। और सारे लोग उस पावर यानी सत्ता के अधीन रह के कार्य करते हैं। 20वीं शताब्दी में जर्मन मैक्स वेबर ने डेफिनेशन दी थी राज्य से संबंधित। राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि समस्त प्रयोग के एक अधिकार का दावा करता है, ठीक है। ये भी वही बात रिपीट कर रहे हैं जो इन्होंने कही है। R.M. मैकाइवर और C.H. पेज ने अपनी बुक में डेफिनेशन दी थी राज्य से संबंधित। राज्य को उन सभी सहचार्यों यानी एसोसिएशन से इस आधार पर अलग पहचाना जाता है कि केवल इसी में बल प्रयोग की अंतिम शक्ति निहित है। यानी कि हर राज्य के एक अपनी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, और ये बात सही है जो इन्होंने कही है, क्योंकि कोई भी राज्य स्वयं अगर निर्णय नहीं ले सकता तो वो राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य के कुछ मूल तत्व होते हैं जिन्होंने ये बात कही है। यानी कि इस आधार पर अलग पहचाना जाता है कि केवल इसी में बल प्रयोग का अंतिम शक्ति निहित है। यानी एक अलग पहचान की बात करी है, वो अलग पहचान मिलती है प्रभु सत्ता से, इस पॉइंट से। चलिए, राज्य के मूल तत्व, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ये राज्य की डेफिनेशन लिख देना, या आपको जो भी इनमें से किसी की डेफिनेशन अच्छी लगी वो लिख लेना। पहले तो एक नॉर्मल डेफिनेशन, उसके बाद एक राइटर की डेफिनेशन, इनमें से जिसकी अच्छी लगे वो उठा लेना। और ये बात है, ये मेन है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको इनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर करनी है। चलिए हम पढ़ते हैं। राज्य के मूल तत्व, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट्स। पहला है कि कोई भी राज्य कैसे बनता है। उसके लिए पहले जनसंख्या का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद भूभाग यानी कि ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सरकार का होना, एक ज़मीन है, उस पर लोग हैं, ठीक है, ओके, और उस पर क्या है, एक सरकार है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्रभु सत्ता, और ये क्या है भाई साहब, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। यानी कि जो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, इनके निर्णय पर किसी भी आंतरिक और बाहरी प्रभाव नहीं होता, तभी वो स्टेट्स आज़ाद है। उसी तरीके से कोई व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, उसके निर्णय पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं होता, तभी तो वो व्यक्ति आज़ाद है, होश में है, ज़िंदा है, अन्यथा वो कंट्रोल में है किसी के, ठीक है। चलिए, बुद्धि है तो बुद्धि का यूज़ करना चाहिए, हमें भी अपने नए नए विचार निकालने चाहिए, ओके, अच्छे विचार। चलो, यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट, जनसंख्या। कोई भी सहचार्य यानी एसोसिएशन मनुष्य के सहयोग से बनता है। राज्य ऐसा सहचार्य है जिसमें बहुत सारे मनुष्य एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। किसी राज्य की जनसंख्या के लिए ये जरूरी नहीं कि वे एक ही जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा या संस्कृति से जुड़े हों, परंतु
एक ही राज्य की प्रजा या नागरिक होने के नाते उनकी निष्ठा यानी कि जो उनकी ईमानदारी है का केंद्र बिंदु होना आवश्यक है। यानी कि उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा अपने देश के प्रति रहनी चाहिए, वफादार, या राज्य के प्रति जहाँ भी वो रह रहे हैं उनके प्रति उनकी निष्ठा वफादार होनी चाहिए। वो किसी भी वर्ग से समुदाय संबंधित हो, क्योंकि वो घूम फिर के वो है क्या, एक देश की जनता ना, नागरिक है ना उसके। यस। चलो, भूभाग यानी कि ज़मीन। राज्य के अस्तित्व के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी जनसंख्या एक निश्चित भूभाग में बसी हो, एक ज़मीन पर, जहाँ उसकी सत्ता निर्वाह हो सके यानी कि शासित हो सके। नोट करके यहाँ पे लिखा है, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एक ही भूभाग पर दो तरह की सत्ता रह सकती है। संघ सरकार राज्य सरकार की सत्ता के रूप में पहचानते हैं, परंतु इन दोनों की सीमा क्षेत्र संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं। अंत है वहाँ एक ही राज्य की प्रभुसत्ता मानी जाती है। ठीक है, ये हमारे इंडिया है, हमारा भारत है, जहाँ पे दो तरह की सरकार होती है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों मिलके काम करती हैं। इसके बारे में 11वीं क्लास के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, संघवाद, हाँ संघवाद चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, जहाँ पे संघ सूची, संवर्ती सूची और क्या था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अविशिष्ट शक्तियाँ, ये कुछ ऐसे यहाँ पे संविधान के द्वारा यहाँ पे पावर्स बांटी गई थी। ठीक है, कभी आया ना राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू लिख देना या इनको पढ़ना अच्छे से, एक बार 11वीं की बुक खोलना, उसमें सारे लिख रखे हैं पॉइंट, किसको कितनी शक्तियाँ दे रखी हैं। चलिए, मेन तो यही है, चलो हम पढ़ते हैं। यानी कि पहला क्या हो गया हमारा, जनसंख्या, भूभाग और सरकार, क्योंकि अब सरकार का होना भी ज़रूरी है शासन के लिए। तो सरकार यानी कि शासन व्यवस्था या सरकार है जो राज्य की सेवाओं को जनसंख्या तक पहुंचा सके, राज्य की रक्षा, शांति, विदेशी राज्यों के साथ संबंध निभा सके। सरकार को जनता पर कर लगाने का अधिकार सब जगह होता है। सरकार जहाँ मर्जी चाहे वो टैक्स लगा सकती हैं, क्योंकि वो उसी टैक्स से देश को चलाने के लिए खर्चा करती हैं। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, अगर उसका सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके तो हमें हर चीज़ की सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, जो कुछ भ्रष्टाचारी लोगों के कारण हमें प्राप्त नहीं हो पाती, जहाँ पे बिना बात का ऊट पटांग खर्चा होता रहता है। चलो कोई बात नहीं। कहाँ थे हम, ये रहा। आधुनिक युग में सरकार जनता के लिए बहुत तरह की सेवाएं जुटाने में लगी है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, संचार, मनोरंजन, रोजगार, विश्राम, ताकि उसमें कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का विकास हो सके। भाई साहब, 7वीं क्लास की बुक में डाटा था लगभग 30,000 डॉक्टर भारत में हर साल बनते हैं, लेकिन गांव में आज भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं। उन राज्यों में जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, कहीं भी जाओगे अच्छे से हॉस्पिटल नहीं है, उनके लिए दिल्ली जैसे महानगरों में आना पड़ता है। उन राज्य की जो सरकार है उनको सोचना चाहिए कि हम अपने देश में, अपने राज्य में, यानी कि अपने राज्य, जो राज्य सरकारें होती हैं अपने राज्य में, ये बेसिक बुनियादी जो चीज़ें उनको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि लोगों को पलायन ना करना पड़े, ताकि कोई बीमारी आ जाए तो उनको जाना पड़े, ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। ये राज्यों की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमसे पैसा लेते, तो उनकी जिम्मेदारी कि हमें अच्छी एजुकेशन दे, अच्छा हॉस्पिटल सर्विस दे, अच्छा ट्रांसपोर्ट दे, अच्छा इन्वायरमेंट दे, क्योंकि हमसे टैक्स लिया जा रहा है। चलो, ये सारी चीज़ें सरकार को देखना चाहिए, ये सारा सिस्टम। चलिए हम अपना पढ़ते हैं। प्रभुसत्ता, ठीक है, प्रभुसत्ता, जो सत्ता वर्ड है ना, आज के टाइम में लोग सिर्फ सत्ता के पीछे भगे रहते हैं, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। सेकंड बुक भी अगर आपने पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें भी देखा होगा राजनीति के नए बदलाव, जो लास्ट चैप्टर है, जब गठबंधन सरकार का युग आता है, उनका मेन मोटिव घूम फिर के एक ही जगह आता है कि सत्ता चाहिए, जो कि आज के टाइम में सरकारें फाइट कर रही हैं, बस उनको सत्ता चाहिए और कोई मतलब नहीं। अरे देश विकास, प्रोग्रेस के ऊपर भी तो बात करो। चलो कोई नहीं। प्रभुसत्ता का मतलब होता है सिंपल सा कि अपने निर्णय हम स्वयं ले सकें। ठीक है, अपने जो निर्णय है ना हम स्वयं ले सकें, उस पर किसी भी प्रकार का आंतरिक और बाहरी प्रभाव ना हो, यानी किसी के कंट्रोल में निर्णय ना लिए जाए, बस ये मतलब है। राज्य की ऐसी शक्ति जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं और
कानूनों का पालन करा सके और बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में किसी तरह का लेन देन मंत्री या लड़ाई कर सके, मतलब मिशन बना सके, दोस्ती कर सके, ये सारी चीज़ें वैसे नोट करके डेफिनेशन भी है। नोट, कोई राज्य अपनी प्रभुसत्ता केवल बल पर न केवल अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करता है, बल्कि इसके आधार पर ही वह एक संपूर्ण इकाई के रूप में अन्य राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ यथोचित संबंध स्थापित कर सकता है। ये भी डेफिनेशन है, ये भी है। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रभुसत्ता का मतलब होता है स्वयं निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, आप इसको नोट करके लिख सकते हो। कई बार मैंने अभी वीडियो में बोली है डेफिनेशन कि प्रभुसत्ता का अभिप्राय ये है कि कोई राज्य अपने निर्णय, ठीक है, अपने राज्य के लोगों के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाहरी यानी आउटसाइडर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी इंटरनल एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। ठीक है, वो निर्णय वो सरकार स्वयं लेती है अपने देश के नागरिकों के लिए, जिसे हम प्रभुसत्ता कहते हैं। चलिए, ओके, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये सारी बातें नोट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। थैंक यू।